हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका लोक बंधु के डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो ईओआरओ एक्ट। तो ईओआर एक्ट के अंदर अपनों ने सेक्शन नंबर 10 तक कर लिया था इसका। कहाँ तक कर लिया हमने? सेक्शन नंबर 10 तक इसको कंप्लीट कर दिया। आज हम सेक्शन नंबर 11 से शुरू करेंगे। अब से हमें यह पता चलेगा कि जो हमारी नगर पालिका होती है, जो हमारी नगर पालिका होती है उसके अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं। भाई जो हमारी नगर पालिका है उसके अंदर इलेक्शंस कैसे होंगे, कैसे वार्ड के अंदर से बंदे का चुनाव होगा, कौन खड़ा हो सकता है कौन नहीं हो सकता, वोट कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, कब कोई आदमी एलिजिबल होगा, डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारी चर्चा इसके अंदर हो जाएगी। यहां तक हमने ये पढ़ लिया था कि वार्ड कैसे बनाए जाते हैं। वार्ड जो हमारे होते हैं ना, वार्ड वार्ड कैसे बनाए जाते हैं, वो ये हमने यहां तक कर लिया था कंप्लीट एकदम। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले सेक्शन नंबर 11, इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटी। अब देखो, जब म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है ना, जब भी म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है तो इसके बाद में आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है कि अगर लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा है और लोकल बॉडीज में चाहे इलेक्शन म्युनिसिपैलिटी का हो रहा हो चाहे इलेक्शन पंचायत का हो रहा हो, ठीक है, दोनों के दोनों जो इलेक्शन कराने की शक्ति होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होती है। किसके पास होती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये दोनों इलेक्शंस करवाती है। हम म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराने की जो कंप्लीट जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन की होगी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही बोला है, द सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल एंड द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल। चाहे तो इलेक्शन के ऊपर उसका सुपरिंटेंडेंस हो, निर्देश दिए गए हो, डायरेक्शंस दी गई हो, या कंट्रोल किया गया हो जो इलेक्ट्रल रोल बनता है ना। अब इलेक्ट्रल रोल क्या होता है? इलेक्ट्रल रोल वो सूची होती है जिसके अंदर सबके नाम होते हैं कि ये इस वार्ड से इसका यहां से वोट देने के लिए ये व्यक्ति सबकी सूची होती है इलेक्शन ऑफिसर के पास। वो आपका इलेक्ट्रल रोल होता है कि भी आप सच में यहाँ के व्यक्ति हो कि नहीं हो, कोई फर्जी आदमी अपने वोटिंग नाम बनवा लाए, तो वो इलेक्ट्रल रोल होता है। ठीक है, तो चाहे सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल चाहे प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल, ठीक है, सारी की सारी शक्ति किसके पास होगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के पास होगी। तो देख लो एक बार कि नगर पालिका के लिए कराए जाने वाले सभी इलेक्शन वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, यानी कि इलेक्ट्रल रोल तैयार करना, और उन सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होगा। तो यह बात तो हमारी सेक्शन नंबर 11 कर देता है। तो अपने को सीधा समझ में आ गया कि अगर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो रहा है तो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। आगे चलते हैं। एन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ म्युनिसिपैलिटी शैल बी कंप्लीटेड। अब इन्होंने बोला है कि जब भी किसी नगर पालिका का इलेक्शन हो रहा होगा, ठीक है, जब भी किसी नगर पालिका का इलेक्शन हो रहा होगा तो कुछ निर्देश है उनके कि उस हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए। निर्देश क्या है? एक तो यू बोला है कि बिफोर इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 7, धारा 7 में विनिर्दिष्ट इसकी अवधि के समाप्त के पूर्व। हमने जब धारा 7 पढ़ी थी, तो धारा 7 में हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्शंस हैं, जो समय सीमा है म्युनिसिपैलिटी की वो 5 साल की होती है। समय सीमा कितने समय की होती है? 5 साल की होती है। ये 5 साल की समय सीमा उनकी पहली जनरल मीटिंग से शुरू हो जाती है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये 5 साल की समय सीमा पूर्ण होने से पहले आपको इलेक्शन करा देने पड़ेंगे। एक नगर पालिका जब चुन के आती है उसका 5 साल का टाइम चल रहा है और जैसे ही उसके 5 साल पूरे होने वाले उससे पहले उसके इलेक्शन कराओ। ठीक है, तो ये बात हमें कहां बोल दी? सब सेक्शन 2 के सेक्शन 1 में, धारा 2 के उपधारा 1 में। ठीक है, तो इतनी बात अपने को पता चल गई। दूसरी क्या है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी नगर पालिका को डिसॉल्व कर दिया जाता है, किसी नगर पालिका को डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसको विघटन कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर देते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद उस जगह के इलेक्शन आने वाले 6 माह के अंदर अंदर आपको कराने पड़ेंगे। कितने समय में? 6 माह के अंदर अंदर। तो दोनों स्थिति समझ में आ गई कि नगर पालिका का इलेक्शन कब होता है? जब तो उसका टर्म खत्म होने वाला है, सब सही चल रही है, कोई दिक्कत आई नहीं अब तक, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसको हटाना पड़ रहा है, विघटित करना पड़ रहा है, आराम से चल रही है। तो जब उसका टर्म खत्म होने वाला होगा, धारा 7 के अंदर जो हमें 5 साल का समय दिया हुआ है, उसके टर्म खत्म होने से पहले हमें इलेक्शन कराने पड़ेंगे आने वाली नगर पालिका के लिए। ठीक है जी। या फिर मान लो किसी नगर पालिका का विघटन हो जाता है, विघटन का मतलब डिसॉल्व हो जाती है,
तो उस स्थिति के अंदर हमें इलेक्शन कराने पड़ेंगे आने वाले 6 महीने के अंदर। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, उसके विघटन की तारीख से 6 माह के अवधि के समाप्त के पूर्व। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो यहां पर प्रोवाइडेड लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझा देता हूं। ये जो यहां पर परंतु आया था ना, परंतु, इसको समझा देता हूं। देखो भाई, इन्होंने बोला कि जब भी इलेक्शन की बात आएगी म्युनिसिपैलिटी की, तो इलेक्शंस आपको पहले में तो यू बोल दिया कि जो टर्म है आपका, अवधि है, उसके खत्म होने से पहले, और वो कितना है 5 साल, दिया कहां पर हुआ है, धारा 7 के अंदर। कहां दिया हुआ है, धारा 7 के अंदर। इस 5 साल के पूर्ण होने से पहले, 5 साल के पूर्ण होने से पहले, इस 5 साल के पूर्ण होने से पहले में कराना पड़ेगा। पहली बात तो ये बोल दी। दूसरा क्या बोला कि अगर मान लो नगर पालिका डिसॉल्व हो जाती है, विघटन हो जाता है, तो इस सिचुएशन में 6 माह के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर हमें इलेक्शन कराने पड़ेंगे। समझ गए बात। अब इसके बाद यहां पर इसका प्रोविजो था परंतु, तो प्रोविजो में यह बोला था कि अगर मान लो कोई नगर पालिका है, अगर मान लो कोई नगर पालिका है और वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, लेकिन जब वो डिसॉल्व हुई तो जो उसका समय था वो 6 माह से कम पड़ा था, 6 माह से कम पड़ा था, 6 माह से कम पड़ा था। उसका जो समय है वो 6 माह से कम पड़ा था। जब ऐसी स्थिति मान लो आ जाए तो इलेक्शन कराने की आवश्यकता नहीं है, इलेक्शन की आवश्यकता नहीं है। कैसी स्थिति आ जाए कि जब नगरपालिका ऐसे समय पर डिसॉल्व हो कि उसका ओरिजिनल जो टाइम था वो 6 माह से कम पड़ा था। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई नगरपालिका मान लो 2020 में बनी, उसका इलेक्शन हुआ, अब वो कब तक जाएगी बताओ, 2025 तक। और स्पेसिफिक हो तो थोड़ा मान लो कि भी ये अगस्त 2020 में बनी थी, तो अगस्त 2025 में जाएगी एग्जांपल के तौर पर। यहां पर क्या होता है कि 2025 में, 2025 में ही ये डिसॉल्व हो जाती है, और मान लो मई में डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या मुझे बताओ डिसॉल्व होने के बाद बनने से जितना टाइम था उसमें 6 महीने से ज्यादा है कि कम है? अगर 6 महीने से कम है, मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, तो 3 ही महीने पड़े हैं, तो इस सिचुएशन में इलेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। यही बात हमें इस प्रोविजन में बोली गई है। देख लो एक बार कि परंतु जहां शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती 6 माह से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन अंडर दिस क्लॉज फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द म्युनिसिपैलिटी ऑफ सच पीरियड, जहां पर समय सीमा लेस देन 6 मंथ्स है, 6 महीने से कम है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। जब ऐसी स्थिति बननी शुरू हो जाए कि भी 6 माह का कम समय ज्यादा पड़ा था, या फिर इलेक्शंस का टाइम अब आ गया है, पुरानी नगर पालिका का समय आ गया है, इनसे इलेक्शन कराने पड़ेंगे हमें, उस समय क्या करती है कि राज्य निर्वाचन आयोग, जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, कौन सी, राज्य निर्वाचन आयोग, ये कहती है राज्य सरकार को कि आप एक काम करो, हमारी तैयारी पूरी है, अब समय आ गया है इस नगर पालिका के खत्म होने का, अब हमें नई नगर पालिका बनानी है तो इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। तो क्या करूं साहब, राज्य सरकार को कहती है कि राज्य सरकार आप बोलो सारे वार्डों को कि चलो अब इलेक्शन का समय आ गया है, अब इलेक्शन होने वाला है, और उनको कॉल करो इलेक्शन के लिए, भाई बुलाओ कौन खड़ा होना चाहता है, कैसी सारी तैयारियां करो। ठीक है, तो ये बात इसमें हमारे सेक्शन नंबर 3 में बोली गई, धारा 3 में, कि ऑल फॉर द अफोर्सेड पर्पसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या देगी, रिकमेंडेशन देगी। किसको देगी, राज्य सरकार को रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, क्या रिकमेंडेशन देगी कि सारे वार्डों को बोलो, उनको बुलाओ कि भैया इलेक्शन होने वाला है मेंबर्स का, इस जो हमारी एक्ट है इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जो हमारी ये अधिनियम है इसकी धारा के अकॉर्डिंग, इसके नियमों के अकॉर्डिंग हमारे इलेक्शन होने वाला है, तो हम आपको कहते हैं कि वार्डों को बोल दो कि अब इलेक्शन का टाइम है, तो अपने अपने कैंडिडेट वेंडिडेट जो भी है तैयारी करके शुरू करें। ठीक है, इलेक्शन कराना है आपको, पर ये राज्य सरकार कब करेगी, नोटिफिकेशन कब देगी इन इलेक्शंस का, राज्य निर्वाचन आयोग के कहने पर, स्टेट इलेक्शन कमीशन के कहने पर। देख लो भाई कि उपयुक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सभी वार्डों से इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार ऐसी तारीख या तारीखों पर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए सदस्यों के निर्वाचन करने का अपेक्षा करेगी।
करेगी कौन? राज्य सरकार। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे करेगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, when a new municipality is established, it shall as far as may be constituted in the accordance with the provision of this act relating to general election to the municipality। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा फालतू इसके अंदर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस धारा के अंदर इतनी सी बात बोली है कि जब भी कोई नई म्युनिसिपैलिटी बनाई जाती है, जब भी कोई नई नगर पालिका बनाई जाती है, तो इस धारा के तहत जैसे इलेक्शन बताए हैं वैसे इलेक्शन करा के बनाई जाएगी। बस इस बात को एक सेक्शन में डाल के लिख दिया, धारा में डाल के लिख दिया, और कोई बात नहीं है, पढ़ लो चाहे। जब कोई नई नगर पालिका स्थापित होती है तब वह यथासंभव नगर पालिका के साधारण निर्वाचन के संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित की जाएगी। मतलब जैसा ये एक्ट कहता है, जैसा ये अधिनियम कहते हैं, उसी के हिसाब से ही उनका इलेक्शन होगा और वैसे उनका इलेक्शन करने के बाद म्युनिसिपैलिटी का निर्माण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलें आगे, चलिए चलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट शैल व्हेन सो रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन मेक अवेलेबल टू द कमीशन सच स्टाफ एज may be necessary for the discharge of the functions conferred on the state election commission by subsection 1। हम जानते हैं कि सबसेक्शन 1 में मैं क्या बोला कि सारा कंट्रोल, इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन, निरीक्षण सब कौन करेगी? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग को अगर यह काम करने के लिए राज्य सरकार से किसी स्टाफ की आवश्यकता है तो हमारे सेक्शन नंबर 11 के सबसेक्शन 5 यानी कि धारा 11 की उपधारा 5 के तहत इनके पास शक्ति है। ये राज्य सरकार को कह सकते हैं कि हमें स्टाफ लाके दो। क्यों? हमने जो काम सब सेक्शन 1 में बताया उसको करने के लिए व्यक्ति चाहिए हमारे को। हम नहीं आएंगे ऐसे क्या, हम 4-5 तो आदमी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन में कौन होते? कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, बस। तो वो सरकार से व्यक्तियों की मांग कर सकते हैं, सरकार से स्टाफ की मांग कर सकते हैं कि स्टाफ को भेजो, और क्योंकि भेजने के बाद हमें उनसे क्या करवाना है? हमारे जो सब सेक्शन 1 के अंदर जो हमने काम बता रखे हैं वो सारे काम हमें करवाने, चाहे वो निरीक्षण से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, कोई काम हो, ठीक है। यही बात यहां लिखी हुई है। तो इसके साथ भैया आपका सेक्शन नंबर 11 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चले 12 पे चले। चलिए, धारा 12, डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। डेलीगेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? अपने काम को किसी और के ऊपर डाल देना कि भाई मैं काम कर रहा हूं, जैसे मेरे पास 80% का काम है तो ये तो मैं कर दूंगा, 20% का तू काम है वो तू कर दे, या फिर 80 में से 10 और निकाल के तू ले ले। अपने काम को नीचे बांट देना, उसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ वर्क। तो इसमें क्या बोला है? डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगी? अपने कर्तव्य जो है, अपने जो काम है, इनके फंक्शंस जो है उनका प्रत्यायोजन करेगी, यानी कि उनका डेलीगेशन करेगी। कैसे? देखो, जो भी हमारे फंक्शंस है किसके? स्टेट इलेक्शन कमीशन के, इस अधिनियम के अंदर, ठीक है। orders issued thereunder may subject to such general or special directions if any as may be given state election commission in this behalf to perform also by deputy election commissioner or by the secretary of the state election commission। सिंपल सी बात बोली है कि जो भी काम हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास थे इस अधिनियम के तहत क्या कराने के? हमारे यहां पर इलेक्शंस कराने के, कोई भी डायरेक्शंस, इशू, ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है। तो इस मामले में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के काम किसको दिए जा सकते हैं? डेप्यूटी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी यानी कि सचिव होते हैं उनको भी दिए जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा क्या हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास म्युनिसिपैलिटी के चुनावों से रिलेटेड अपने काम को डेलीगेट करने की शक्ति है क्या? प्रत्यायोजन करने की शक्ति है क्या? तो आपको कहना है हाँ बिल्कुल शक्ति है, धारा 12 के तहत शक्ति है। तो किसको कर सकता है? तो डेप्यूटी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कर सकता है, प्लस हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी यानी सचिव होते हैं उनको कर सकता है, ठीक है। ये बातें बस आपको ध्यान में रखनी है। बस सेक्शन नंबर 12 में बस इतनी सी बात है, डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो किसको कर सकते हैं? डेप्यूटी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को और स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी यानी सचिव को। कौन सी धारा के तहत? धारा 12 के तहत। आगे चलते हैं, अब आ जाओ। अब प्रॉपरली इलेक्शन कराने का समय आ गया। जब भी इलेक्शन होता है तो हर वार्ड, क्योंकि मैंने वो क्या बताया था कि मान लो फॉर एग्जांपल एक म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है, तो इलेक्शन के रूप के लिए म्युनिसिपैलिटी को किन में बांटना पड़ता है? अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। और जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको हम कहते हैं क्या है? वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। मिनिमम वार्ड कितने होने चाहिए? 13 हमारे पास मिनिमम वार्ड होने चाहिए, ठीक है। अब इन वार्ड की क्या एक इलेक्टोरल रोल की लिस्ट बनती है, इन वार्ड की इलेक्टोरल रोल की लिस्ट बनती है। इस लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हर वो व्यक्ति जो वोटिंग करने के लिए यहां पर रजिस्टर्ड है उनका नाम होता है।
जो इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम है वही जाके वोट कर सकता है, अगर इलेक्टोरल रोल में आपका नाम नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसी के बारे में बताता है सेक्शन नंबर 13 कि हर वार्ड के लिए क्या होगा, इलेक्टोरल रोल होगा। क्या होगा, इलेक्टोरल रोल होगा, जिसको बनाया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा जैसे इलेक्शन आते हैं। ठीक है, और उसको करने के बाद पब्लिश कर दिया जाएगा उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने जैसा बताया है। कुल मिला के हमें इतनी बात पता चल गई कि जब वार्ड का इलेक्टोरल रोल बनता है, जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव आने से पहले उसको बनाया जाता है, उसमें कुछ चेंज करना है, उसमें कुछ जोड़ना है, घटाना है, सब किया जाता है। लेकिन वो जो सब किया जाएगा वो किसकी आदेशों से किया जाएगा, किसके मैनर से किया जाएगा, जैसे ईआरओ बताएंगे। ईआरओ कौन है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। जिस पद की आप तैयारी कर रहे हो वो ईओ है, उस पद का इस पद से लेना देना नहीं है, उसका ध्यान रखना। ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है और इस व्यक्ति को राज्य सरकार नियुक्त करती है, राज्य सरकार के अधिकारी होता है, लेकिन रिकमेंडेशन कौन देता है इसको नियुक्त करने की, स्टेट इलेक्शन कमीशन देती है। तो वो ही पूरा ध्यान रखता है कैसे पूरी की पूरी सूची बन रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। हु शैल बी सच ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अधिकारी किसका होगा, राज्य सरकार का अधिकारी होगा, और लोकल अथॉरिटी का भी हो सकता है। जैसा स्टेट इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन करती है, कंसल्टेशन करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और डेजिग्नेट और नॉमिनेट कर देते हैं उसको उसके बिहाफ पर। कुल मिला के सिंपल भाषा में बोलूं तो जैसे इलेक्शन आएंगे वार्डों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य सरकार को बोलती है कि बढ़िया सा अधिकारी दे दो, कंसल्ट कर लेते हैं उनसे कि यार ये कैसा चल रहा है, ये आरएस अधिकारी बढ़िया चल रहे हैं आजकल, या वो आईएएस अधिकारी बढ़िया चल रहे हैं, या फिर लोकल अथॉरिटी का भी कोई अधिकारी हो सकता है, तो क्या उसको बुला लो। तो उसको बुला लेंगे, बुलाने के बाद उनको डेजिग्नेट कर देंगे, नॉमिनेट कर देंगे, पद दे देंगे और के काम शुरू करो अपना, सिंपल सी बात है। तो एक अधिकारी किसका, राज्य सरकार का, बुलाया किसने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, किससे कंसल्ट करके, राज्य सरकार से। ये तीन बातें आपको इस सब सेक्शन 1 में ध्यान रखनी है बस। ठीक है जी, तो अपन चल सकते हैं आगे, चलिए। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियमिति में पदभीत या नाम दृष्ट किया जाए, वह तृतीय से तैयार, पुनरीक्षित, उपांतरित, उद्यंत, भाई बहुत ही आड़ भाषा है। चलो ध्यान रखने वाली बात, अधिकारी किसका, राज्य सरकार का, बुलाया किसके द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, किसके साथ कंसल्टेशन करके, राज्य सरकार के साथ कंसल्टेशन करके। अब वो करेगा क्या, द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में सब्जेक्ट टू एनी प्रिस्क्राइब्ड रिस्ट्रिक्शंस एम्प्लॉय सच पर्सन एज थिंग्स फिट फॉर द प्रिपरेशन रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल ईच वार्ड। ठीक है जी, अब देखो सिंपल बात, हमने क्या किया, एक ईआरओ को नियुक्त कर दिया। ईआरओ जो अधिकारी किसका था, बुलाया किसने था, किससे कंसल्ट करके, ठीक है। अब ईआरओ को क्या करना है, पूरे पूरे वार्ड जितने भी हैं उनकी क्या करनी, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, यही काम है उसका बेसिकली, तो यही काम है ना। ठीक है, तो अगले सब सेक्शन में यह बोला गया है कि ये इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने काम जो ईआरओ को दिया है इसके लिए वे आदमी रख सकते हैं, आदमी रख सकते हैं। बेसिकली बात इतनी है बस कि जो काम इनको दिया है उसके लिए वे आदमी रख सकते हैं। देख लो, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली को तैयार और प्रनरीक्षण के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी किन्हीं विहित निबंधनों के अध्याधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को नियोजित कर सकेंगे जिन्होंने वह ठीक समझे। क्या काम करने के लिए, वार्ड का इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे, चलिए। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी, है ना। ये तो हमारा पहला सबसेक्शन हो गया इसका, और ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या कहता है उसकी बात करते हैं। चलो, तीसरा कहता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है हमारी, वो अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कि वो ईआरओ की मदद करे। सिंपल बात। तीसरा कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ईआरओ तो भेज दिया, ईआरओ अपने आदमी रख सकते हैं। आदमी कौन रख सकते हैं, ईआरओ। ठीक है, इनको अगर अच्छा लगेगा तो की भी जरूरत रख लेंगे, नहीं तो ना सही। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती है कि असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक या एक से ज्यादा को नियुक्त कर सकती है, कि भाई आप लोग जाओ और जाके हमारे ईआरओ की मदद करो। यही बात इसके अंदर बोली है कि द स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन, राज्य निर्वाचन आयोग
एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को नियुक्त कर सकती है कि आप जाके असिस्ट करो, मदद करो किसकी, ईआरओ की, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की, क्या करने में, वार्डों के इलेक्टोरल रोल को बनाने में। सिंपल सी बात है, सेक्शन नंबर 13 के अंदर 3 सब सेक्शन में इतनी बातें हुई हैं। ईआरओ का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद ईआरओ ने अपने लोगों का अपॉइंटमेंट कर लिया, उसके बाद वही स्टेट इलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट ईआरओ का अपॉइंटमेंट भी कर सकती है ईआरओ को असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए उसकी। चले आगे, चलिए। Every assistant electoral registration officer shall be subject to the control of election registration officer to be competent perform all or any functions of electoral registration officer। मोरल बात है, कोई फैक्चुअल बात तो है नहीं जिसमें से पेपर में आप पे से क्वेश्चन बन जाए, पर मैं बता देता हूं कि इन्होंने बोला है कि जो भी असिस्टेंट ईआरओ होगा, जिसको भी नियुक्त करके भेजा है हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ईआरओ की मदद करने के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे काम करने के लिए कंपिटेंट होना चाहिए और उसके निरीक्षण के अंदर काम करेंगे, जैसा वो कहेगा वैसा करेंगे, बस इतनी सी बात है, ज्ञान की बात है, ठीक है। अब आते हैं, अब हमें यह ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति हमारे यहां पर वोट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो वो बात कहां है, सब सेक्शन 5 में, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। धारा 14 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, तो मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको वोट करने के लिए, 18 ईयर्स, कितनी, 18 वर्ष का है, और नगर पालिका के किसी वार्ड के मामूली तौर पर निवासी है, ठीक है। तो नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज ऑन द क्वालिफाइंग डेट एंड इज ओनली रेजिडेंट ऑफ ए वार्ड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी शैल बी एंटाइटल टू रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द वार्ड। कुल मिला के अगर आप एक वार्ड के निवासी हो और आपकी जो उम्र है वो 18 साल या उससे ज्यादा है, तब आपका नाम वार्ड के इलेक्टोरल रोल में आ सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या दो कंडीशन दी हमें, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो सिंपल सी है कि भैया 18 साल की उम्र से ज्यादा और आप जो है वहां के निवासी, बस दो कंडीशन दी है। अगर ये दोनों काम आपने कर दिए तो आपका नाम उस वार्ड के इलेक्टोरल रोल में आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है मैं बता देता हूं। देखो, हमने दो कंडीशन मानी, पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो 18 साल की उम्र थी, दूसरा उस जगह का निवासी, तब निवासी माने क्या, ठीक है। तो इस एक्ट में सिंपल से एक बात बोली कि निवासी उस टाइम की सर्कमस्टांसेस देख के बताया जाएगा कि वो व्यक्ति वहां का निवासी है कि नहीं है, अगर कोई पंगा हो जाता है तो। लेकिन एक्सप्लेनेशन पे इन्होंने एक बात लिख दी कि जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति कहीं पर कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी या फिर घर खरीद के बैठा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति वहां का निवासी माना जाएगा। अब इसमें ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना, इतनी बात यहां पर स्पष्टीकरण में लिखी गई है। स्पष्टीकरण ने इतना सही दिया है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसीलिए नहीं माना जाएगा वहां का निवासी कि उसके पास वहां पर रहने को घर है, उसने खरीद के रख रखा है। ऐसे तो मैंने 36 जगह घर खरीद के रख रखे हैं, तो क्या मैं 36 जगह का निवासी हो गया। तो अगर कभी पंगा पड़ता है तो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे क्या सही बैठती है क्या नहीं बैठती है, ठीक है। तो अपेक्षा करता हूं ये सेक्शन सब सेक्शन 5 आपको समझ में आ गया होगा, क्या प्रोविजन क्वालिफिकेशन मांग रहा है ये, 18 साल की उम्र और उस जगह का निवासी। क्या करना है अगर आपको इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चाहिए तो, ठीक है जी। इन्होंने लिखा है कि अ पर्सन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ टेम्पररी फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस शैल नॉट बाय रीजन देयर ऑफ सीज टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट देयरइन, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, देखो इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसका घर जो है वो है मान लो किसी वार्ड के अंदर, तो वहां पर उस वार्ड से वो कुछ समय तक एब्सेंट है, नहीं आया। अब कुछ समय का मतलब कुछ भी हो सकता है, इन्होंने नहीं बताया, कुछ समय तक एब्सेंट है वो नहीं आया। सिर्फ इसी कारण से एक व्यक्ति जो किसी वार्ड का निवासी है, कुछ समय तक वहां पर एब्सेंट था, वो नहीं रह रहा था, सिर्फ इसी वजह से ईआर माने इलेक्टोरल रोल से नहीं निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर उसका घर है किसी वार्ड में और वहां से वो कुछ समय तक चला जाता है, एब्सेंट हो जाता है, नहीं आता है, तो सिर्फ इस वजह से कि भाई उसका वार्ड में घर था, वो एब्सेंट हो गया, वो नहीं आ रहा है, तो उसको निकाल देते, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते आप उसको, सिर्फ इस वजह से नहीं निकाला जाएगा, और यही बात यहां पर लिखी गई है।
कि a person absenting himself from temporarily from his place of ordinary residence shall not be a reason thereof case to be ceased to be the ordinary resident therein. अपने मामूली निवास स्थान से अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थिति करने वाले व्यक्ति को बाबत केवल इस कारण से यह ना समझा जाएगा कि वह वहां का मामूली तौर पर निवासी नहीं रह गया है। जाए और तो आपको छुट्टी उट्टी जाकर जाए और टेंशन मत लेना कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल से कट जाएगा, कोई ऐसे परेशानी नहीं है। ठीक है जी, अब आगे क्या लिखा है? अ पर्सन हु इज ए पेशेंट इन एन एस्टेब्लिशमेंट, एक व्यक्ति जो मरीज है, ठीक है, मेंटेन्ड होली और मेनली फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस और मेंटल डिफेक्टिवनेस और एनी अदर illness involving long treatment or who is detained in a prison or other legal custody for any place or residing in a hostel for study, residing in a hotel etc. as a casual visitor shall not by the reason there be deemed to be an ordinary resident. इन्होंने बोला कि मान लो अगर कोई व्यक्ति मरीज है, अगर कोई व्यक्ति मरीज है, अब वो किसी बीमारी के लिए आ सकता है, कभी कभी कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें लॉन्ग ट्रीटमेंट, लंबा ट्रीटमेंट चलता होता है। अब वो लंबा ट्रीटमेंट कितना भी चल सकता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई कैदी है, ठीक है, जेल में प्रिजनर है कोई, अब वो प्रिजनर तो भाई रहेगा ना वहां पे, वो तो 1 साल भी रह सकता है, 10 साल भी रह सकता है कि नहीं? तो चाहे मान लो मरीज हो, चाहे मान लो कैदी हो, कोई कैजुअल विजिटर है, कई ऐसे कैजुअल विजिटर हमारे घर में भी आ जाते हैं जो नहीं जाने का नाम लेते हैं, गेस्ट होते हैं कुछ ऐसे, वो भी अब वो मान लो 1 महीना रुक गए या कुछ कुछ तो भाई ज्यादा ही ढीठ हुए तो मान लो 1 साल भी रुक गए, क्या कर सकते हैं, उनका रुकना तो पड़ेगा अब उनको, तो वो लोग भी, ठीक है। इसके बाद मान लो आप होटल में गए कहीं पर और आपको अच्छा लग रहा है यार ये जगह बढ़िया है यार, कि अच्छे पीजी में रहने लग गए, तो सिर्फ यहां पर रहने वाले लोग, चाहे कोई मरीज हो, चाहे कोई कैदी हो या कोई कैजुअल विजिटर हो, होटल पीजी वगैरह, इन लोगों को निवासी नहीं माना जाएगा। कोई मेंटल इलनेस से परेशान हो रहा है बेचारा, अब वो तो बहुत टाइम तक एक हॉस्पिटल में रहेगा, 10 साल भी रह सकता है जब तक नहीं सही होता। कोई मरीज के बाद कोई कैदी है, उसको सजा हो रही है, वो रहेगा। कोई आ गया घर में नहीं जा रहा, कोई होटल पीजी है, हॉस्टल है, तो इन लोगों को आप निवासी नहीं मानोगे। इन्होंने क्लियर करके इसमें बता दिया कि जो कोई व्यक्ति जो मानसिक रोग या मनोवैकल्य के लंबे उपचार वाली किसी अन्य रुग्णता से पीड़ित व्यक्तियों को रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णत या मुख्यत पोषित किसी स्थापन को चिकित्साधीन है, या जो किसी स्थान में कारागार या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, या अध्ययन के लिए किसी छात्रावास में रह रहा है, या किसी होटल आदि में आकस्मिक अतिथि के रूप में रह रहा है, उसके बारे में केवल इसी कारण से यह न समझा जाएगा कि वह वहां का मूल तौर से निवासी है। तो मतलब सिर्फ यहां पर रहना इन तरीकों में आपको निवासी नहीं बना देता। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होगे। चलो, मैंने आपको बोला था कि फिर भी अगर कोई मान लो समस्या आती है किसी इलेक्टोरल रोल में, तो मौका उस समय की सिचुएशन देख के बताया जाएगा, वही बात यहां पर लिखी गई है कि इफ एनी केस a question arises to where a person is ordinary resident at a relevant time, the same shall be determined with the reference to all the relevant facts, कि उसी समय सेम शैल बी डिटरमाइंड, उसी समय ध्यान दिया जाएगा, उसी समय सारे फैक्ट्स देखे जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है ऑफ द केस, एंड इन अकॉर्डेंस विद द सच रूल्स एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार ने इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स बनाए हैं, चाहे वो 7 साल वाला है, चाहे वो 14 साल वाला है, जो भी रूल्स, उनके अकॉर्डिंग उस समय की सिचुएशन देख लेंगे, उस समय के फैक्ट देख लेंगे कि क्या कहना चाहता है भाई, और उसी समय डिसाइड करेंगे क्या इस व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले से इस अधिनियम के अंदर कुछ नहीं लिख रखा इन्होंने, 2 ही चीजें, निवासी 18 साल की उम्र, बस। एक तो निवासी होना चाहिए और एक 18 साल की उम्र होनी चाहिए, 2 चीजें चाहिए। अब वो निवासी क्या है वो उसी समय डिसाइड होगा जब कोई पंगा पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत देख लेंगे, राज्य सरकार के कोई रूल्स वूल्स उठा लेंगे, वो क्या कहती है और बता देंगे भाई तुम्हारा नाम है कि तुम्हारा नाम नहीं है। यदि किसी मामले में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति इसी संगत समय पर यहां का मामूली और पर निवासी है, तो ऐसा प्रश्न मामले के सभी सुसंगत तथ्यों के प्रति निर्देश और ऐसे नियमों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाए आधारित किया जाएगा, मतलब उसी समय देखा जाएगा। ठीक है, चले चलो। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी या फिर स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि एमएलए शैल नॉट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस सीज्ड to be ordinary resident in the ward in the electoral roll of which is registered as an elector at the time of the election as such member by reason of his absence from the ward in the connection with the duties as a member। ठीक है, सुनो मेरी बात है ना, इसमें बोला है कि जो भी हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर जो भी हमारे एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, ये दोनों जो लोग हैं, ये देखो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए कहीं जाएंगे तो सही। अब मान लो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ज्यादातर एमएलए कहां रहते हैं? जयपुर, इसलिए रहते हैं उनको काम ज्यादा है यहां पे,
मन ज्यादा जयपुर लगता है उनका। तो ज्यादातर एमएलए हमारे कहां रहते हैं, जयपुर रहते हैं। अब ड्यूटी की रोड पे भी रहते हैं भाई, कभी कभी मान लो फॉर एग्जांपल विधानसभा का सेशन चल रहा है, अब सेशन चल रहा है तो सेशन तो चलेगा, तो सेशन के दौरान कहां रहना पड़ेगा, जयपुर। अब कोई है कहां का, मान लो कोई मान लो झुंझुनू का है कोई एमएलए, अब वो झुंझुनू से तो बाहर रह रहा है, कहां रह रहा है, जयपुर, क्योंकि काम ज्यादा है, सेशन चल रहा है और भी काम है, तो अपनी वार्ड में तो नहीं है ना। सिर्फ इस वजह से कोई जो भी एमपी एमएलए अपने ड्यूटी काम करने के लिए अपने जगह से बाहर चले जाते हैं, इस वजह से उनका नाम इलेक्टोरल रोल से काट नहीं दिया जाएगा, यही बात बोली गई है। संसद का या राज्य की विधानमंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप से रजिस्टर्ड है, उसकी बाबत इस कारण इससे कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस वार्ड से अनुपस्थित रहा, यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदवी के दौरान इस वार्ड के मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया। ऐसा नहीं समझा जाएगा, उसको कोई सीज नहीं कर दिया जाएगा। एमएलए साहब चाहें तो बाहर जाके अपना काम करके आ सकते हैं, एब्सेंट रह सकते हैं, उनका नाम वही रहेगा। एमपी साहब चाहें तो बाहर जाके रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, उनका नाम वही रहेगा, पर वो ड्यूटी के लिए जानी चाहिए अपनी, एमपी की ड्यूटी या एमएलए की ड्यूटी, ऐसे ही नहीं फ्री फ्री फंड में नहीं। ठीक है जी, तो ये बात हमें यहां पर देखने को मिल गई। चलिए, अब हमने ऊपर एक क्वालिफाइंग डेट देखी थी, ठीक है, क्वालिफाइंग डेट पूछी थी ना हमसे कि क्वालिफाइंग डेट के दौरान वो ऐसा होना चाहिए, क्वालिफाइंग डेट के दौरान उसका 18 साल का होना चाहिए, क्वालिफाइंग डेट के दौरान निवासी होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग डेट का मतलब क्या है धारा 13 के अंदर? क्वालिफाइंग डेट का सिंपल सा मतलब है 1 जनवरी। क्या है? 1 जनवरी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि धारा 13 के अंदर जो हमें क्वालिफाइंग डेट बताई गई, उस क्वालिफाइंग डेट का मतलब क्या है? 1 जनवरी। क्या है? 1 जनवरी, ये क्वालिफाइंग डेट है। अर्हता की तारीख, अर्हता की तारीख, ठीक है, अर्हता की तारीख कौन सी होगी? 1 जनवरी ही मानी जाएगी। बस इतना ध्यान रख लेना, इतनी कृपा कर देना, इसको मत भूल जाना। अपॉइंटेड डे, क्वालिफाइंग डेट, 2-3 चीजें आएंगी, इनको ध्यान ध्यान में रखना। अपॉइंटेड डे क्या होता है समझाया था ना भी, बताना मेरे को कमेंट में क्या होता है अपॉइंटेड डे का मतलब। तो क्वालिफाइंग डेट का मतलब क्या हो गया? 1 जनवरी। ठीक है, अब देखो ये छठा और सातवां सेक्शन देखो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक साथ एक वार्ड में ही इलेक्शन रजिस्टर्ड होगा। सिंपल, कि एक व्यक्ति एक ही वार्ड के इलेक्टोरल रोल में हो सकता है, एक व्यक्ति 10 वार्ड के इलेक्टोरल रोल में नहीं हो सकता, 2 वार्ड के इलेक्टोरल रोल में नहीं हो सकता। मान लो मैं वार्ड नंबर 52 का निवासी हूं तो मैं वार्ड नंबर 52 की ही इलेक्टोरल रोल में आऊंगा। मैं वार्ड नंबर 53 का निवासी हूं तो मैं वार्ड नंबर 53 की ही इलेक्टोरल रोल में आऊंगा। वो बात सेक्शन 6 में बोली है। कोई भी व्यक्ति किसी अधिक वार्ड का निर्वाचक नियमावली रजिस्टर कराए किए जाने का हकदार नहीं होगा। एक पर्सन एक वार्ड, 1 पर्सन एक व्यक्ति एक वार्ड, बात खत्म। एक ही वार्ड की इलेक्टोरल लिस्ट में उसका नाम होगा इलेक्टोरल रोल की लिस्ट में। ठीक है, सातवां क्या कहते हैं? नो पर्सन शैल बी टाइटल टू रजिस्टर इलेक्टोरल रोल फॉर देन 1। ठीक है जी, अब ऐसा भी नहीं है कि एक वार्ड में आपका नाम आ रहा था तो इसमें आपने अपना नाम 2 बार लिखवा दिया। ऐसा भी नहीं कर सकते आप। एक लिस्ट में एक ही बार नाम होना चाहिए, 10 बार नाम नहीं होना चाहिए, 2-2 बार 3-3 बार रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए आपका। एक व्यक्ति का नाम एक ही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो यह बात सेक्शन 6 और 7 बोलते हैं कि एक व्यक्ति का पहले तो एक ही वार्ड में होना चाहिए और एक वार्ड के इलेक्टोरल लिस्ट में भी एक ही बार नाम होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई फर्जी वोटिंग के लिए 2, 3, 4, 5 अलग अलग आईडियो से नाम बनवा रखे, नहीं, कानूनन ये अपराध है। चल सकते हैं आगे, छठा और 7 में आपको समझ में आ गया? चलिए, बस इतना ही था हमारा सेक्शन नंबर 13। इजी था, कुछ ज्यादा हार्ड थोड़ी था, ये था। कुल मिला के कैसे इलेक्शन के अंदर इलेक्टोरल रोल में नाम बनेंगे, कौन अधिकारी आएगा, किसके नीचे कौन काम करेगा, वार्डों की लिस्ट बनेगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कैसा होता है कैसा नहीं होता, सारी बातें 13 के अंदर थी। कब है कैसे वार्ड में आपके रजिस्टर में नाम आ सकता है, कब आपका निकल सकता है, कब आपका नाम ऑप्शन माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, एमपी एमएलए कब माना जाएगा, कितनी बार नाम हो सकता है, वो सारी बातें हमने सेक्शन नंबर 13 में कर ली है। ठीक है, अब ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो करने से डिस्क्वालीफाई हो सकता है आपका उस नामावली के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन, वो सेक्शन नंबर 14 के अंदर है। सेक्शन 14 धारा 14 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द इलेक्टोरल रोल। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए निर्हरताएं क्या है? देखो, एक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए इलेक्टोरल रोल के अंदर जब वो या तो भारत का नागरिक ना हो, इफ इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, पहली निर्हरतक क्या है कि या तो भारत का नागरिक नहीं है, वो इस देश का सिटीजन नहीं है, या तो वो अनसाउंड माइंड है। क्या है? अनसाउंड माइंड है, दिमाग से थोड़ा सा कमजोर है।
ठीक है। लेकिन अनसाउंड माइंड अकेला काफी नहीं है, हम उसको अनसाउंड माइंड करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कहना चाहिए? माननीय न्यायालय के द्वारा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है वो अनसाउंड माइंड है, तब भी उसको इलेक्शन लड़ने से क्या कर दिया जाएगा, सॉरी इलेक्टोरल रोल में नाम आने से क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम वोटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड द अदर ऑफेंसेस इन द कनेक्शन विद इलेक्शंस। अब मान लो इस देश के अंदर कोई भी इलेक्शन होते हैं और वो किसी भी कानून के तहत हो रहे हैं, आप उसमें एक बार किसी करप्शन की एक्टिविटी करते फंस गए, किसी वोटर का नाम जुड़वा रहे थे, किसी का नाम निकलवा रहे थे, किसी को लिस्ट में ऊपर करवा रहे थे, कुछ भी ऐसे हरकत अगर आप कर रहे थे और आप फंस गए करप्ट प्रैक्टिसेस में किसी भी कानून के अंदर, तब भी ये क्वालिफिकेशन मान ली जाएगी डिस्क्वालीफाई होने के लिए कि आप वार्ड के इलेक्टोरल रोल में नहीं आ सकते। चाहे आप कोई भी काम करते करते कहीं पर भी कोई भी इलेक्टोरल रोल में किसी भी कानून के तहत एक बार फंस गए थे करप्ट प्रैक्टिसेस में, तो उस स्थिति में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका नाम इस वार्ड के इलेक्टोरल रोल में नहीं डाला जाएगा। तो कुल मिलाकर तीन कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है? पहली कि भी वो भारत का नागरिक है ही नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया है ही नहीं, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरी कि वो अनसाउंड माइंड है, लेकिन किसने डिक्लेयर किया है? सक्षम न्यायालय ने, कंपिटेंट कोर्ट ने। तीसरी ये है कि वो व्यक्ति किसी ना किसी कानूनों में पहले कभी करप्ट प्रैक्टिसेस करता हुआ इलेक्शन से रिलेटेड फंस गया था। ठीक है, तो ये तीनों में आप क्या हो जाओगे? सेक्शन 14 के अंदर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जुड़वाने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, निर्हर्त हो जाओगे। ठीक है, अब ये दूसरा नंबर सबसेक्शन देखो, उपधारा 2 देखो, इसमें क्या बोला है? इसमें यह बोला है नेम ऑफ एनी पर्सन हु बिकम सो डिस्क्वालीफाइड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन शैल फोर्थविथ बी स्ट्रक ऑफ इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण के पश्चात जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्ता हो जाता है उसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा। मान लो कि इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर हो गया, उसके बाद वो मान लो डिस्क्वालीफाई हो गया, बाद में हो गया मान लो डिस्क्वालीफाई, बाद में कुछ कर दिया उसने पंगा, जैसे ही करेंगे तो वैसे इलेक्टोरल रोल की उसमें लिस्ट में से उसका नाम काट देंगे। पहले चाहे नहीं काटा हो, पहले उसका आ गया हो, लेकिन बाद में कुछ पंगा करता फंस गया तो आता हो तो उसका इलेक्टोरल रोल की लिस्ट में से उसका नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, अब सुनो, that the name of any person struck off the electoral roll of the ward by reason of a disqualification under clause C of subsection 1, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को यहां पर डिस्क्वालीफाई किया गया इस सबसेक्शन के तहत, और ये सबसेक्शन क्या कहता था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कभी भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई कानून के करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर फंस गया तो वो वार्ड के इलेक्टोरल में नहीं आएगा, तो ये प्रोविजन इसी के लिए। तो ये क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति यहां पर डिस्क्वालीफाई हुआ है, इस सबसेक्शन से डिस्क्वालीफाई हुआ है, ठीक है, अगर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन वहां पर रिमूव हो गई तो उसको वापस नाम जोड़ भी दिया जाएगा। मान लो किसी ने कोई अधिनियम के अंदर कोई व्यक्ति एमएलए के चुनावों में फर्जी काम करता फंस गया था, ठीक है, अब फर्जी काम के तहत उसको एमएलए के चुनावों से डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल कभी भविष्य में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हट गई, तो जैसे ही उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हटने की हाथों हाथ उसका नाम वार्ड के इलेक्टोरल रोल में जोड़ दिया जाएगा। वो बात बोली गई सॉरी, that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under clause C of subsection 1 shall forthwith be re-entered, दोबारा नाम उसका क्या कर दिया जाएगा? री-एंटर कर दिया जाएगा। अगर उसकी वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच रोल इज इन फोर्स रिमूव्ड अंडर एनी लॉ, जो डिस्क्वालिफिकेशन थी किसी कानून के तहत हटा दी गई, जैसी डिस्क्वालिफिकेशन हटी वैसे ही उसका नाम वापस इलेक्टोरल रोल में जोड़ दिया जाएगा, सिर्फ इसके लिए। ठीक है, इतनी बात थी इसके अंदर। और ये हमारा सेक्शन नंबर 15 लास्ट सेक्शन है ये हमारा। क्या कहता है देख लेते हैं कि इफ एनी पर्सन मेक्स इन कनेक्शन विद द प्रेपरेशन, रिवीजन और करेक्शन ऑफ एन इलेक्टोरल रोल। देखो भाई, इलेक्टोरल रोल बन रहा था, अब यार संगीन काम होता है इलेक्टोरल रोल बनाना यार, कि भी इसके बाद भविष्य में किसी व्यक्ति की सरकार बनने वाली है कि नहीं, तो संगीन काम तो है ही, इंपॉर्टेंट काम है इलेक्टोरल रोल बनाना। अब उस इलेक्टोरल रोल में कहीं होते हैं पंचायती करने वाले ज्यादा, तो वो कहता है कि अरे नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, करप्ट करने की कोशिश करता है, 2-3 नाम जुड़वाने की कोशिश करता है। कुल मिला के किसी भी तरीके से इलेक्टोरल रोल बनने में, रिवाइज होने में, करेक्शन होने में इन्वॉल्व रहता है। ये देखो, किसी निर्वाचक नामावली को तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के अंदर वो व्यक्ति इन्वॉल्व है। ठीक है, पहला तो ये। द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी एंट्री इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल रोल, कि भाई इलेक्टोरल रोल बन रहा था, उसमें किसी का नाम आया, किसका नाम काट दे यार, क्या फर्क पड़ता है, छोड़, वैसे घटिया आदमी, नाम काट दे उसका, पैसे पूसे देगा, उसका नाम कटवा दिया, तो क्या कर दिया उसने, किसी की एंट्री एक्सक्लूड करवा दी, या फिर इसका भी नाम जोड़ दे यार,
ऐसे क्या कर रहा है, 10-5 रुपए मेरे से ले लेना। तो क्या कर दिया उसने, किसी की एंट्री इंक्लूड करवा दी, दोनों में से कोई भी काम कर दिया, किसके अंदर, इलेक्टोरल रोल के अंदर। ठीक है, या फिर उसने कोई स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन लिख दिया इन राइटिंग जो कि गलत है, एंड विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। अगर मान लो फॉर एग्जांपल चुनावों को भड़काने के लिए, किसी प्रकार की और अराजकता फैलाने के लिए उसने कोई स्टेटमेंट लिख दिया जो वो जानता है गलत है पर जानबूझ के लिखा है ताकि लोग बरगला जाए, तो भी ही शाल ऑन द कन्विक्शन पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, तब उसको 1 साल तक की सजा मिलेगी, या फिर उसे जुर्माना लगाया जा सकता है कम से कम 2,000 रुपए का, ठीक है, जो कि 5,000 रुपए तक जा सकता है, अथवा दोनों। समझ गए, समझा रहे तो। अगर कोई व्यक्ति है, ये पर्सन है, ठीक है, और इलेक्टोरल रोल बन रहे हैं भाई, अब इलेक्टोरल रोल के अंदर प्रिपरेशन हो रही थी उनकी, अब उसके अंदर बीच में कहीं से घुस गया, घुसने के बाद कहता है कि यार एक काम करो ना यार, ऐसे कर दो, या फिर प्रिपरेशन का पेपर जरा मुझे दिखाना, मैं देखूं तुझे कैसे प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, या फिर इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया जा रहा था, दोबारा बनाए जा रहे थे, कुछ चेंज किया जा रहा था, तब भी बाजू में बैठ गया, दिखाना जरा मैं देखूं यार क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये बात तो बोली हमें सब सेक्शन 1 में। 2 में क्या बोले कि वही पर्सन मान लो कोई और है, वो क्या करता है, इलेक्टोरल बन रहा था, उसमें बोला किसी का नाम जोड़ दो, पैसे देके नाम जुड़वा दिया, पैसे देके नाम जुड़वा दिया, ठीक है, या फिर पैसे देके नाम कटवा दिया, ये भी हो सकता है, नाम जुड़वा दिया या फिर नाम कटवा दिया, ठीक है जी, नाम कट गया। अब मान लो फॉर एग्जांपल नाम जुड़वाने का काम उसने कर लिया, नाम कटवाने का, किसी एंट्री हो रखी थी, किसी का नाम आ रखा था, इस एंट्री को क्या ऊपर कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, ऊपर कर दो, ऊपर कर दो। चुनावों को बरगलाने के लिए, चुनावों को खराब करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए उसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया, झूठा स्टेटमेंट दे दिया, कोई ऐसा झूठा स्टेटमेंट जो वो जानता है कि झूठा है फिर भी दे दिया। अगर ऐसी कोई भी चीज ये व्यक्ति करता हुआ फंस गया, ऐसे कोई भी कुकर्म करता हुआ फंस गया, तो उसको क्या होगा, 1 साल तक की सजा हो सकती है, 1 साल तक की सजा हो सकती है, 2000 से लेकर 2000 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, ठीक है, और अथवा दोनों भी हो सकते हैं, अथवा दोनों भी हो सकते हैं। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात है मोटी मोटी, और ये बात हमें सेक्शन नंबर 15 के अंदर समझाई गई है, ठीक है। 1 साल तक की सजा, 2,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना, अथवा दोनों। तो अपेक्षा करता हूं 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर सेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी आपके थोड़े मोटे डाउट है वो भी शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज कराऊंगा, उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। करें शुरू। हम्म, तो अब ये हमारे धारा 11 से लेकर धारा 15 तक हमारे शॉर्ट नोट्स है, प्लस इसके साथ हमें क्या मिलेंगे, एमसीक्यू भी इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और बात बता दो, अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी यार, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परेशान मत हुआ करो आप पीडीएफ के लिए, ठीक है जी। चलिए, तो शॉर्ट नोट्स है, मैं रिवाइज कराता हूं फटफट। धारा 11 हमें क्या कहती थी, इलेक्शंस ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका के सभी निर्वाचनों के लिए क्या होगा, निर्वाचक नंबली यानी कि क्या बनेगी, इलेक्टोरल रोल बनेगी, जो कि कौन तैयार करता है, का पूरा जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। नगर पालिका को चुनाव अवधि 5 वर्ष पूरी होने से पहले करा देना चाहिए, अगर डिसॉल्व हो गया तो आने वाले 6 माह के अंदर उसका चुनाव करा दिया जाएगा। यदि विघटित नगर पालिका का शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करती है, सिफारिश करती है किसको, हमारे राज्य सरकार को, कि आप वार्डो को बोलो कि अब चुनाव की तारीखें वारीखें डिसाइड करो और उनको इलेक्शंस के लिए बुलाओ, ठीक है। कर्मचारी, आयोग के अनुसार राज्य सरकार उसे आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। पहली बात तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आएगा, वो चाहे तो असिस्टेंट ईआरओ को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ईआरओ चाहे तो अपने काम के लिए लोगों को भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। चलिए, 12वां नंबर सेक्शन डेलीगेशन, अपने काम। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अपने काम किसको दे सकती है, सबसे पहले तो
असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को या फिर जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको भी काम डेलीगेट किए जा सकते हैं। किसके? इलेक्शंस के काम। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको। ये धारा नंबर कौन सी है? 12, धारा 12 सेक्शन 12। आगे चलते हैं। अब इसमें इलेक्टोरल रोल फॉर वार्ड बनाने हैं हमें, तो हम जानते हैं कि इलेक्टोरल रोल बनाने का काम कौन करता है? ईआरओ करता है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार का अधिकारी होगा, लेकिन इसको रिकमेंडेशन कौन करेगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगी। उसके बाद ईआरओ की सहायता के लिए एक या एक से अधिक असिस्टेंट ईआरओ को भी नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखना, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उनका भी किया जा सकता है। आयु क्या होनी चाहिए यार में नाम आने के लिए? न्यूनतम 18 वर्ष। और क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए। क्वालिफाइंग डेट जो अर्हता तिथि है वो कितनी बताई थी मैंने आपको? 1 जनवरी बताई थी। निवास संबंधी स्पष्टीकरण केवल मकान का मालिक होना यह नहीं बताता कि आप वहां के मूल निवासी हो। दूसरा, अगर आप थोड़ी देर के लिए गायब हो ये भी नहीं बताता कि आप वहां के निवासी नहीं हो। जेल, अस्पताल, छात्रावास, होटल में रहने वाले व्यक्तियों को वहां का निवासी नहीं माना जाएगा। सांसद, विधायक यदि अपनी ड्यूटी करने के लिए बाहर जाते हैं तो इस वजह से कि वो अपनी ड्यूटी करने गए हैं, सिर्फ इस वजह से उनका नाम नहीं काट दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में अपना नाम नहीं दे सकता, और एक वार्ड में भी एक ही बार दे सकता है। एक वार्ड में एक बार, ठीक है, और एक व्यक्ति एक वार्ड, एक व्यक्ति एक वार्ड। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, चौथा, डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकती है आपकी? यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, सक्षम न्यायालय के द्वारा उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया। किसके द्वारा? सक्षम न्यायालय, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा। निर्वाचन संबंधी अपराध, कभी पहले वो किसी अपराध में फंस गया था भैया, करप्शन से रिलेटेड इलेक्शन में, तो उसको कर दिया किसी कानून के तहत, अगर कर दिया तो वो यहां पर भी डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन फिर इसका वो भी अपने पास प्रोविजो कि अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन आज निकल गई है तो हाथों हाथ इसका नाम वापस भी जोड़ दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के बाद अयोग्य हो जाता तो उसका नाम तत्काल काट दिया जाएगा। ये तो चलो है, पर इसका भी हमने पढ़ लिया था प्रोविजन। इसके अंदर क्या बोला था कि अगर इसकी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो गई, अगर इसकी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो गई तो नाम वापस जोड़ दिया जाएगा, तो नाम वापस जोड़ दिया जाएगा, हाथों हाथ जोड़ दिया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, अगर कोई व्यक्ति मान लो फॉल्स डिक्लेरेशन करता है, यानी कि जब प्रिपेयर हो रहे थे, रिवाइज हो रहे थे रोल, वहां पर उनके साथ जुड़ा रहा बेबात के, किसी का नाम जुड़वा दिया, कटवा दिया, फॉल्स डिक्लेरेशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो बस सजा ध्यान रखनी है कितनी? 1 साल तक की सजा, 1 साल तक की सजा, अथवा 2000 से 5000 तक का जुर्माना, 2000 से 5000 तक का जुर्माना, अथवा दोनों चीजें एक साथ लग सकती हैं आपको। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर याद रखना जो कि धारा 15 के अंदर है, प्लस दूसरा इसके अंदर क्या होता है वो याद रखना आप। ठीक है, चलिए तो प्रश्नों पे आ जाए। अब ये हमारे एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धारा 11 में क्या था? हमारा इलेक्शन के बारे में बात करी थी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है, दोनों सही है तीनों सही है, कौन सी है। नगर पालिका के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण और नियंत्रण राज्य सरकार के निहत होता है। गलत हो गया ना भाई, राज्य सरकार के पास थोड़ी होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जब पहला गलत हो गया मान लो, तो ये गया ये गया ये गया, आंसर ये आ गया एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आई गया ना, पर कर लेते हैं चलो। किसी नगरपालिका गठन करने के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख के 6 माह की अवधि के समाप्त के पूर्व किया जाएगा। किसी नगरपालिका के गठन करने के लिए गठन करने के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि के समाप्त के पूर्व, समाप्त के पूर्व नहीं किया जाएगा, समाप्त से पहले किया जाएगा, समाप्ति से पहले। ये पूर्व पता नहीं कैसे है, ये समाप्ति से पहले किया जाएगा, तो इस हिसाब से तो दूसरा भी गलत हो गया भाई। यदि किसी विघटित नगरपालिका का शेष अवधि 6 माह के कम है तो निर्वाचन करना आवश्यक नहीं है। बस एक स्टेटमेंट सही हुआ है इसका, तो ओनली वन, मतलब ओनली यही, ओनली 3।
चलो, तो इसका आंसर जो होगा वो ये, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी गलत ही है आपका, ये सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, सिर्फ ये सही है, वो बाई चांस मिस प्रिंट हो गया होगा। इलेक्टोरल रोल तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नंबरली तैयार करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की पदावधि करेगी। बिल्कुल सही बात है कि एक वार्ड के लिए राज्य सरकार को कहा जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अधिकारी भेजो जो वहां पर करेगा। सही है पहला तो। दूसरा, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी, बिल्कुल कि ईआरओ की हेल्प के लिए असिस्टेंट ईआरओ नियुक्त किया जा सकता है, असिस्टेंट ईआरओ नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा भी सही है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी मुख्य अधिकारी के नियंत्रण में रहते हुए उसके सभी कर्तव्यों का पालन करेगा। बिल्कुल, जो भी असिस्टेंट बनाएंगे हम ईआरओ को इसका, ठीक है, तो वो इनके पूरी डायरेक्शन में रहेगा, जैसा ये कहेंगे, जैसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहेंगे वैसा ही असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा। तो तीनों कथन सही है, तो यानी कि डी आंसर हो गया इसका 1, 2 एंड 3। आगे चलते हैं। हाँ, धारा 13 के अंतर्गत मामूली तौर पर निवासी रेजिडेंट किसको माना जाएगा? केवल किसी वार्ड में निवास गृह का समन्वित होना इस मात्र से कोई व्यक्ति वहां का मूल निवासी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि जस्ट बिकॉज आपका एक वार्ड में घर है तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप वहां के मूल निवासी हो। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने मामूली निवास स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता है तो वहां का निवासी नहीं माना जाएगा। ये गलत हो गया। हमने जाना था, पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए कहीं चला जाता है, कहीं एब्सेंट हो जाता है, तो सिर्फ उस रीजन से उसका नाम इलेक्टोरल से नहीं काटा जाएगा। पर इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मामूली निवास स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता है तो वहां का निवासी नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा भाई। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा देखते हैं। किसी होटल या छात्रावास में रहने वाले आकस्मिक अतिथि को वहां का मामूली निवासी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई होटल में रह रहा है, छात्रावास में रह रहा है, पेशेंट है, जेल में है, तो उसको वहां का निवासी नहीं माना जाएगा। तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल दो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा, सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। चलिए, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन हेतु डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह मामले में पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं है तो नहीं होगा। अगर किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको अनसाउंड माइंड व्यक्ति निरस्त माना जाएगा, ठीक है, तब भी नहीं होगा, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के बाद निरस्त हो जाता है तो उसका नाम नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 और 3। राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के डेलीगेशन अपने काम को बांटते थे, वो डेलीगेशन करते थे, तो उनकी डेलीगेशन के संदर्भ में सही कथनों को पहचाने। राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का पालन उप निर्वाचन द्वारा किया जा सकता है। आयोग के सचिव द्वारा भी इन कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सकता है। यह डेलीगेशन केवल राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से होगा। देखो, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पूर्ण अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल 1 और 2 इसके सही आंसर हैं। चलिए, धारा 13 के तहत मामूली निवासी के विशेष, धारा 13 के तहत मामले निवासी के विशेष उपवादों पर विचार करें। सॉरी, हाँ जी, जेल या कानूनी हिरासत में निरुद्ध व्यक्ति को वहां का मामूली निवासी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं माना जाएगा, क्योंकि जेल में है। तो मानसिक रोगों के उपचार हेतु किसी संस्थान में चिकित्साधीन व्यक्ति वहां के मामूली निवासी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं माना जाएगा। और संसद के सदस्य अपने कर्तव्य कारण वार्ड से अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता के दौरान वहां के निवासी नहीं माने जाएंगे। ये गलत बात है। अगर कोई संसद या फिर विधायक जी हैं, वो अपनी ड्यूटी करने के लिए कहीं जाते हैं तो उनका वार्ड से नाम नहीं काटा जा सकता, ठीक है। तो इसमें कथन कौन सा पूछा है? असत्य पूछा है। कौन सा पूछा? असत्य। तो असत्य तो केवल तीसरा असत्य है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। चलिए, फॉल्स डिक्लेरेशन करने के अपराध के संदर्भ में क्या होता है? इसके तहत अधिकतम 1 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। बिल्कुल 1 साल तक की आपको सजा हो सकती है। आर्थिक दंड के रूप में न्यूनतम 2000 से अधिक 5000, बिल्कुल 2000 से 5000 जुर्माना लग सकता है। यह दंड केवल तभी दिया जाता है जब घोषणा लिखित रूप में की गई हो। यह स्टेटमेंट तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि घोषणा लिखित रूप में की गई हो। भाई फॉल्स डिक्लेरेशन है उसने, अच्छा सॉरी, ठीक है, यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैं कुछ और घोषणा समझ गया था। चलिए, अब इसको मिलाइए, ये काम तो आप कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए इसको, कि धारा 11 क्या कहती है, धारा 13, 14, 15 क्या कहती है।